Hello and welcome back to UPSC Akhada. So, students, today we will discuss question and answer relating to articles of the Constitution. So, articles बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए, जो भी आप यूपीएससी दें या स्टेट पीसीएस दें। यूपीएससी में इनका जो नंबर है कम होता है, स्टेट पीसीएस के अंदर ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने से पहले। सो आज की क्लास में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ ओनली टू द आर्टिकल्स। हालांकि टेम्पटेशन रहता है कि थोड़ा सा और इसके अंदर जान लें, बट अभी क्या करेंगे, हम केवल आर्टिकल्स को देखेंगे कि इस आर्टिकल का प्रोविजन ये है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, या कितने पेड़ ठीक हैं कितने नहीं हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें मिक्स रहेगा पूरा, कि ऐसा नहीं है कि पहले फंडामेंटल राइट है फिर डीपीएस पे, ऐसा नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है अगर आपने आर्टिकल्स ऑलरेडी याद कर रखे हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ये क्लास देखना। इसमें आपका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी। सो एक प्लेन पेपर निकाल लें और कोशिश करें कि आप जैसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उस समय आप उसका आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम देखेंगे उसका आंसर। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आपने देख लिया, तो यहां से देखने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा या जो भी हम डिस्कशन करेंगे, उस टाइम आप आंसर लिखने की कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये है आपकी तरफ से, देन वी विल सी द आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर। इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलेगा। उसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब ये जो आर्टिकल है, ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं, ये हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है पिछली बार का। आर्टिकल 36 दे रखा है यहां। उसके बाद प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 बी। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43 ए। देखिए, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का एज फार एज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको बिल्कुल डिट्टो रटे हुए होने चाहिए। किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है ये है आपका 39 कैपिटल ए, जिसको ऐड किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन को पूछा जा सकता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 बी में है, बिल्कुल ठीक है ये 43 कैपिटल बी, 43 कैपिटल बी। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो ये 43 कैपिटल ए में है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और ये गलत हो गया आपका। अब ध्यान रखिए, एक आर्टिकल है आपका 43, उसमें भी एक वर्ड आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वर्ड 43 में भी आता है। 43 बी में बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। तो ये देखिए, दो सोशलिस्ट टाइप के आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, सोशलिस्ट। तो ये भी सोशलिस्ट है, ये भी सोशलिस्ट है। तो ये दोनों ही ऐड हुए किससे, 42nd से। और ये जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो चैप्टर ऐड हुआ था, जो 19 क्लोज 1 क्लोज सी, जो आपका फंडामेंटल राइट है, 19 क्लोज 1 क्लोज सी, उसके अंदर भी वर्ड ऐड किया गया एसोसिएशन के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसी के साथ पार्ट 9 भी ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसी के साथ डीपीएसपी में ये आर्टिकल ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बट जो 43 है उसमें भी एक वर्ड आता है कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, सो ये आप देख पा रहे हैं, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, उसके बाद ये जो 2 हैं ये करेक्ट है। नेक्स्ट इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर पॉज करके रुक के देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह, कितना टाइम आप लेते हैं,
और सही करने की कोशिश करें। आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको याद होगा, कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देन वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? पार्ट 16 या 17? पार्ट 16, पार्ट 16, 16th part of the constitution deals with what? Official languages. Part 14 deals with what? Public Service Commission. Part 15 is what? Part 15 is election. Selection, then election, उसके बाद ये लैंग्वेजेस का चैप्टर आता है। तो लैंग्वेजेस के चैप्टर में पहले बात की गई है यूनियन से रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो हमारे यहाँ अगर पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनियन की, तो हिंदी और इंग्लिश भी है। ये है आर्टिकल 343, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट आर्टिकल 345, बिल्कुल करेक्ट है। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दिस इज एन आर्टिकल 348, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे 358, 358 USH, 358। 3 मतलब यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, 5 मतलब स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एस लगा हुआ आगे, तो स्टेट की कितनी भी लैंग्वेज हो सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट इज इंग्लिश, तो ये 348 से आप याद रखेंगे। देन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब जो ये पार्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका शुरू होता है 343 से और खत्म होता है 351 पे। 343 से 351 तक जो पार्ट है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का चलता है। इस पार्ट में जो एंड के आर्टिकल हैं 350 और 351, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, और उसके बाद जो ऐड हुआ वो हुआ 350 ए और दूसरा 350 बी। ये दोनों ही ऐड होते हैं आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिससे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी साथ में आता है। जो हमारे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं वो रीऑर्गेनाइज होकर बनती हैं फिर इस एक्ट के बाद में। तो 350 ए और 350 भी बाद में ऐड होता है। तो 350 के अंदर क्या है और 351 के अंदर क्या है? तो 351, 351 टेल्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। 350 ए जो है इट टॉक्स अबाउट, एंड 350 बी ये बातें करते हैं एक तो प्राइमरी लेवल के ऊपर, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में हो, ये बात बताता है आर्टिकल 350 कैपिटल ए। और 350 कैपिटल बी टॉक्स अबाउट द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के ऑफिसर। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट। 350 जो आर्टिकल है ये है कि आपका लोकल लैंग्वेज के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो ये आर्टिकल आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 343, 58, 358, 358 यूनियन स्टेट सुप्रीम कोर्ट, यूनियन स्टेट सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो यहां आपके सारे ही पेयर ठीक हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर क्या रहा है इसका? ऑल पेयर्स आर करेक्ट। अगला है आपका पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पंचायत कौन से पार्ट में है? पंचायत इज इन पार्ट 9, देन पार्ट 9A, देन पार्ट 9B। पार्ट 9 आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होता है ऐड, और ये 74 से, और ये 97 से, 1992, 93 और ये 2011, ऐसे ये ऐड किए जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल आपका 243 है, आर्टिकल 243 जिसको पूरा रबर की तरह स्ट्रेच कर दिया है। 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक तो चलता है ये पंचायत में, और पी से जेड जी तक कहाँ चलता है? म्यूनिसिपैलिटीज में, और फिर जेड टी तक कहाँ चलता है? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो फाइनेंस कमीशन की बात करें पंचायत में, तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि एफ जो है उसका अगर मैं ये पार्ट हटा दूं तो ये बचता है आई। जो फाइनेंस कमीशन का ये जो आप दोनों ये एरोज हैं इसको हटा देंगे तो बचता है आई। तो आई में होता है पंचायत का फाइनेंस, आई में होता है पंचायत का फाइनेंस, और आई के बाद में जे, तो इसमें होता है ऑडिट, और फिर होता है के, इसमें होता है इलेक्शन। आई जे के इलेक्शन। अब आई से एक रिदमिक वर्ड जो होता है वो होता है वाई, आई वाई,
आई वाई, वाई जेड और जेड ए। तो ये क्या हुआ, पंचायत का फाइनेंस, ये हुआ पंचायत का ऑडिट, ये पंचायत का इलेक्शन, ये हुआ म्युनिसिपैलिटी का फाइनेंस, ये म्युनिसिपैलिटी का ऑडिट और ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन। इस तरीके से आप दो चार बातें याद रखेंगे। तो इन, अगर आपको डी ऑप्शन नहीं भी पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट कैसे होता है, तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहां से देखिए क्या होगा इसका उत्तर, फाइनेंस कमीशन पंचायत, एज यू ऑल नो नाउ, आई होगा, देन ऑडिट ऑफ पंचायत जे, देन ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज जेड, तो बचा क्या जेड एम, तो ये किसके लिए होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ ए। ए मतलब ए का टू, ए का टू, ये हो गया 243 आई, बी का 4, बी का 4 243 जे, सी 3 243 जेड। तो क्या बताया मैंने, आई जे के, आई मतलब वाई, जेड और जेड ए, ये याद रख लो एक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन ये जो स्टेट लेवल पे हैं, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये स्टेट लेवल पे। देन उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि ऑफ ऑल द फॉलोइंग आर्टिकल्स दे आर हाउस्ड इन पार्ट 21 एक्सेप्ट, कि 21 जो पार्ट है आपका मिसलेनियस स्पेशल प्रोविजन जो है, उससे पहले जो पार्ट है 20, उसके अंदर कौन सा आर्टिकल आता है, इन सब में से 21 में कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारा जो पार्ट 20 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 है, इसके अंदर एक ही आर्टिकल है 368, तो इसका आंसर हो जाएगा 368, और इसके ऊपर इसका आधा कर देंगे तो ये 10 है, तो 10 में क्या आता है आपका, आपका आर्टिकल 244, इसमें भी एक ही आर्टिकल है। पार्ट 10 डील्स विद व्हाट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल, क्योंकि आप जानते हैं 244 से पहले क्या होगा, 243, तो ये तो हो गया वो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 244 के बाद होता है टू 244 के बाद होता है टू, क्या हुआ बोर्ड को, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 368, 368। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 368, 368 इज इन पार्ट 20, एंड पार्ट 10 में क्या है, 244, 244 डील विद फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आप इसके आगे चलेंगे तो 245 से आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ 243 में आपका जो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने डिस्कस किया, वो सारे आर्टिकल्स हैं। सो द आंसर इज 360। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना होगा, तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स यूज द स्पेसिफिक वर्ड अबोलिशन, स्पेसिफिक वर्ड अबोलिशन इन देयर ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेडिंग। जो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेडिंग है, मतलब आप बेयर एक्ट को देखें या आप किसी बुक से भी पढ़ेंगे, तो उस आर्टिकल के सामने ये वर्ड दिखेगा आपको, अबोलिशन। तो क्या ये अबोलिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, या ये अबोलिशन बेगार का है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अबोलिशन ऑफ किस चीज का अबोलिशन है, अबोलिशन ऑफ टाइटल है, या अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, कहां कहां अबोलिशन लिखा है। तो इस लेवल पे आपको जाके पढ़ाई करनी होगी, ये भी एक स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 17 जो है आपका, आर्टिकल 17 इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वहां क्लियरली आपको एक वर्ड मिलता है अबोलिशन। देन अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देन उसके बाद आपका जो 23 और 24 है, ये आपको यूं तो पता है कि दे डील्स विद व्हाट, 23 इज बेगार,
ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रोकता है, रोकता है, केवल ये वर्ड यूज कर रहा हूं, तो क्या इस रोकने को अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहेंगे कि अबोलिशन कहेंगे? तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अबोलिशन। दोनों के लिए वर्ड है वो है अबोलिशन। तो यहां पे क्या हो गया, ओनली टू आर करेक्ट। तो यहां अगर आंसर देखेंगे तो ओनली बी, ओनली टू आर करेक्ट। नाउ इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स इन विच पार्ट, तो आप बताएंगे दिस फॉल्स इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 इज डीपीएसपी। पर क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 44 के बारे में हम इतनी बात सुनते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, होना चाहिए, किसी स्टेट ने कर भी दिया है, उत्तराखंड ने कर दिया है, गुजरात ने रिसेंटली कर दिया है। बट आर्टिकल 44 के प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? दैट स्टेट शैल सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन या पर्सन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के नागरिकों के लिए होगा या देश में जो भी रह रहा है, मान लो यहाँ कोई फॉरनर है, वो शादी कर लेता है, तो उसके ऊपर भी लागू है कि केवल सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? तो जब हम इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं तो इस बात को ध्यान नहीं करते हैं कि ये सिटीजन लिखा है कि वहां पर्सन लिखा है, और ये गलती होने की संभावना होती है। तो आप गौर करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो स्टेट शैल सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, तो सिटीजन जो है उनके लिए बनाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देन उसके बाद आप देखेंगे विच प्रेसिडेंशियल आर्टिकल डज नॉट, तो इसे भी आप ढंग से पढ़ेंगे, डज नॉट, नोट लगा हो, डज नॉट हैव ए करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट मैटर प्रोविजन लिस्टेड फॉर द गवर्नर। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक जो पार्ट है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद यूनियन, एंड पार्ट 6 डील्स विद स्टेट्स। तो ये मिरर की तरह आर्टिकल्स हैं, यहाँ प्रेसिडेंट है तो इधर गवर्नर है, ऐसे करके। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स में क्या ऐसी बात है जो गवर्नर में आपको दिखाई नहीं देती है? तो इलेक्शन भी होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस भी है, ओथ भी है, बट प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट किसके लिए है? केवल प्रेसिडेंट के लिए है, बिकॉज गवर्नर का रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता है। ठीक है, सो डी इज आंसर। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 62, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65, टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 59। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं वो बता दूं। आप बाकी सब तो ठीक है पढ़ रहे हैं, बट फोकस करिएगा किसमें, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का आर्टिकल 62 पे खत्म होता है। 52 से लेकर 62 तक क्या है? प्रेसिडेंट। अगर ये बात भी पता हो तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि ये स्टार्ट ही 63 पे होता है, इट बिगिंस विद 63। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट्स विद व्हाट? आर्टिकल 63, क्योंकि 62 तक किसके प्रोविजन है? प्रेसिडेंट के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 52 से 62 तक और बाद में 63 से जो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। इसमें आप केवल ट्रिक से ही याद रख पाएंगे, नहीं तो इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसमें पूछा गया है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है कि ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किसमें है? 66 में है। एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज इन 56। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक यहां पे हो सकती है। आप बिल्कुल ये जो आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट वाले और वाइस प्रेसिडेंट, इनको बिल्कुल प्रॉपर एक पेज पे लिख के कोई भी ट्रिक बना के आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सो पहला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आर्टिकल 63 एस्टेब्लिश दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 62 नहीं है। उसके बाद इलेक्शन इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज प्रेसिडेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन किस में है? 66 में है। और एक और मिस्टेक यहां हो सकती है, इवन याद हो जाए उसके बाद भी, तो ये है कि हम फ्लो फ्लो में ये पढ़ जाते हैं कि सारा वाइस प्रेसिडेंट ही होगा फिर, बट यहां पहले क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट। तो ये एग्जाम के जो स्ट्रेस होता है उसमें हम नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा है। ठीक है,
तो ये 59 नहीं होगा, दिस इज 56। तो आप इसका एक लिस्ट बना लें और इसको जरूर से याद रखें, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन भी हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देन कुछ आपके आर्टिकल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 245 से आपके सेंटर स्टेट की रिलेशन स्टार्ट होते हैं, 245 से। और 245 के बाद में बताया जाता है कि किस तरह से 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट होंगी। 246 कैपिटल ए इज अबाउट जीएसटी, पावर टू लेवी जीएसटी। उसके बाद आपके 55 तक ये चलता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, 45 से 55। 56 से आपका स्टार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और 264 से आपका स्टार्ट होता है क्या, फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी ड्यूटी कौन लेता है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो ये है कि मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा आता है। एज यू ऑल नो दैट देयर इज एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 280, और आर्टिकल 280 में इट इज अबाउट फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर। कहां लिखा हुआ है ये, 280 के अंदर। 281 के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ठीक है। सो 280 के अंदर ये बात की गई है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें से सेंटर और स्टेट में पैसा डिवाइड होगा, सेंटर और स्टेट में पैसा डिवाइड होगा, तो इसे आप बोलेंगे डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल, कौन सा डिविजिबल पूल का पार्ट है कौन सा नहीं है, ये यहां पूछा गया आपसे, कौन सा डिविजिबल पूल का पार्ट है कौन सा नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल 268 को देखेंगे तो आर्टिकल 268 टॉक्स अबाउट स्टैंप ड्यूटीज, स्टैंप ड्यूटीज, ठीक है। आर्टिकल 269 अगर आप देखेंगे तो 269 टॉक्स अबाउट टैक्स ऑन गुड्स एंड कंसाइनमेंट वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इंटरस्टेट। तो यहां पे टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड असाइन टू स्टेट, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, लिवाइड बाय यूनियन कलेक्टेड बाय स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है, स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहा है ये। असाइन टू स्टेट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टैक्स लिवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये जो आर्टिकल है 270, दिस टॉक्स अबाउट अबाउट दिस डिविजिबल पूल। 270 जो आर्टिकल है उसमें बता रखा है कि कौन सा ऐसा पैसा है जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा। और इसी 270 के अंदर एक्सेप्शन दिया गया क्या, 268 और 269, और साथ ही 271, ये तीनों एक्सेप्शन है किसके, इसके डिविजिबल पूल के। 271 में क्या बता रखा है, सरचार्ज और सेस, मतलब हालांकि सेस वर्ड यूज नहीं कर रखा, सेस वर्ड यूज कर रखा है इसमें 270 के अंदर। तो ओवरऑल क्या समझे आप, यहां तो ये पूरे चारों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है आपको याद रखना कि डिविजिबल पूल का पार्ट क्या नहीं होता, 268 नहीं होता स्टैंप ड्यूटी, 269 नहीं होता कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, 271 नहीं होता सरचार्ज, और 270 के अंदर जो लिखा हुआ है सेस, वो भी नहीं होता। स्टैंप ड्यूटी, कंसाइनमेंट ऑन गुड्स और सरचार्ज और सेस, ये डिविजिबल पूल के पार्ट नहीं होते। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनके बीच में एक और आर्टिकल फंसा हुआ है, उसको कहते हैं 269 कैपिटल ए। 269 कैपिटल ए ये आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 269 कैपिटल ए में लिखा हुआ है कि जो भी आईजीएसटी होता है, जो भी आईजीएसटी होता है, आपने सुना होगा कि जीएसटी जब लागू हुआ उसके बाद ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीएसटी हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का तो आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी जो है, ये आईजीएसटी भी बांटा जाएगा किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये कैसे बांटा जाएगा, अपॉर्शनमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हाउ, ऑन
बेस्ड ऑन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जानने की बात यह है कि ये जो स्टेट का पार्ट होगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने पार्लियामेंट को कहा, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, लॉ बनाने के बाद आईजीएसटी के दो हिस्से हो गए। ये जो स्टेट का पार्ट है ये जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट को। डेस्टिनेशन स्टेट को, डेस्टिनेशन स्टेट मतलब हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब राजस्थान से सामान बेचा गया केरला में, तो जो डेस्टिनेशन है जहां सामान बेचा गया है उसको मिलेगा स्टेट वाला पार्ट। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस विल फॉर्म अगेन, this will again form what? This will again form part of divisible pool. ये थोड़ा सा इश्यू आ जाता है कई बार। सो ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस विल अगेन फॉर्म पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल। तो अब अगर मैं पूरा एक साथ बोलूं आपको, तो डिविजिबल पूल का पार्ट क्या नहीं होगा? 268 नहीं होगा। 268 में क्या है? ड्यूटीज लेवाइड बाय यूनियन कलेक्टेड बाय स्टेट्स। उसके बाद 269 में क्या है? कलेक्टेड बाय यूनियन असाइंड टू स्टेट, बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 270 ठीक है। सरचार्ज 271, याद रखिए सरचार्ज 271 में है। तो स्टैंप ड्यूटी, कंसाइनमेंट, सरचार्ज, सेस, आईजीएसटी का स्टेट वाला पार्ट ये डिवाइड नहीं होंगे, इसके अलावा सारा डिवाइड होगा। सो ऑल फोर स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो यहां आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट है दो, इसमें से देखना आपको क्या सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज falls under category of right to freedom of religion। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के जो राइट्स हैं आपके, वो आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 25 से और चलते हैं 28 तक। बट ये जो माइनॉरिटीज वाला आर्टिकल है ये स्टार्ट होता है 29 से, 29 से 30, दो आर्टिकल्स में 29 और 30। तो यहां ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी डू नॉट फॉल अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो 25 से 28 तक रहता है। देन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन, या देखिए अब एक क्वेश्चन याद आ रहा है पुराना जिसके अंदर अबोलिशन वर्ड पूछा गया था, तो यहां प्रोहिबिशन है, अबोलिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है ये आर्टिकल है 23, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 और 24 आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के अंदर। सो दे फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 तो ठीक है और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो 2 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो आपका आंसर हो गया बी। उसके बाद ये कुछ आर्टिकल्स हैं। 23 इज, अब तो आपको याद हो गया होगा, चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज नहीं होता है। 23 इज व्हाट? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार, फोर्स्ड लेबर, इनको रोकना है। 29 इज व्हाट? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल नहीं है। 29 के अंदर अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज उसको बचाने का एक राइट है 29 क्लोज 1 के अंदर, और 29 क्लोज 2 के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की बात की गई है। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद 43A, 43A इज व्हाट? कब ऐड हुआ? हमने बात करी कि ये सोशलिस्ट आर्टिकल है। 43A वाज एडेड बाय इंदिरा गांधी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आर्टिकल 50 देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये तो खत्म हो गया और इसके अंदर इंटरनेशनल पीस है, बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 50 इंटरनेशनल पीस नहीं है, वो आर्टिकल 51 है। 50 इज व्हाट? 50-50 एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, 50-50 दो पार्ट में, मतलब देयर मस्ट बी सेपरेशन इन सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो ये आर्टिकल 50 ये भी आपका गलत हो गया, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। ओके, देन उसके बाद जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल एज सच आपको याद हो जाना चाहिए।
बहुत ही इजी है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, और इसको रखा गया आर्टिकल 280 से जस्ट पहले, क्योंकि बाद में क्या है, फाइनेंस कमीशन है, उससे पहले जीएसटी काउंसिल है, और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 279। 279 डील्स विद व्हाट? 279 डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद अथॉरिटी ऑफ सीएजी टू डिसाइड नेट प्रोसीड्स, कि नेट प्रोसीड क्या होते हैं, ये कौन बताएगा? सीएजी बताएंगे। तो 279 में क्या है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। उसके जस्ट बाद में 280 में फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन पंचायत वाला बताओ क्या होगा? मैंने आपको बताया था आई से शुरू होता है, क्योंकि ये इस तरह से आई नहीं लिखेंगे, फाइनेंस कमीशन, इसका मैंने ये हटा दिया, इस साइड का दोनों। तो फाइनेंस कमीशन जो है एफ, इसके ये वाला एरिया हटा दिया तो बच गया आई। सो आई जे के, तो ये तो हो गया फाइनेंस कमीशन, ये हो गया ऑडिट, और ये हो गया इलेक्शन। इसी के बाद आई का मतलब वाई, जेड, जेड ए। तो इसमें से देख सकते हैं आप कि म्यूनिसिपैलिटीज का जो ये है, ये तो वाई में है क्योंकि यहाँ वाई लिखा है, और जो पंचायत का है ये आई में है क्योंकि आई लिखा है। तो ये दोनों ही गलत हो गए क्योंकि स्वैप कर दिए गए, ठीक है, उल्टा सीधा कर दिए इनको। तो ये आपका ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। उसके बाद आपका अगेन डीपीएसपी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आपको सबको पता होगा, ये आर्टिकल 40 के अंदर है। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। विलेज पंचायत किस में है? आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, देखिए ये वर्ड आ रहा है ना, सिटीजन्स, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं इसको, तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सिटीजन के लिए है केवल। सो आर्टिकल 44, देन लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, दिस इज 43, देन प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड दिस इज 45। तो ये 43, 44, 45 इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। ए का मतलब ये देख लेना, आप इसको पॉज करके आप अपने हिसाब से देखते रहें इसको, और एक बार पॉज करके देखें कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आपने इतना देख लिया है और क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार रुक के आप रिवाइज कर लें। ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स लगेंगे पूरे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स रिवाइज करके, और रिवाइज करके फिर आप क्लास में आ जाएं और फिर इसको देखें, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आपका यूनियन टेरिटरी का पार्ट शुरू होता है आर्टिकल 239 से। आर्टिकल 239 से आपका यूनियन टेरिटरी का पार्ट शुरू होता है। पार्ट 5 इज यूनियन, पार्ट 6 इज स्टेट, पार्ट 7 इज यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब ध्यान रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे जस्ट पहले एक आर्टिकल है 238, हाँ थोड़ा सा चेंज है जो बता रहा हूं आपको मैं। पार्ट 5 इज यूनियन, पार्ट 6 इज स्टेट, पार्ट 7 इज दिस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रिपील हो चुका है। सो ये हो गया पार्ट 8। सो पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 इज क्या है? आपका पंचायत। इस तरीके से याद रखें। तो थोड़ा सा सीक्वेंस में गलती होगी कि पार्ट 5 में क्या है? यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट, उसके बाद ये पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट बना के पूछ भी लेते हैं तो पार्ट 7 और आर्टिकल 238 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है अभी, ठीक है। सो पार्ट 8 इज 239 और पार्ट 9 इज पंचायत। तो ये शुरू होता है 243 में, आपको सबको पता है। पार्ट 10 इज, अभी हमने डिस्कस किया 244 में क्या है? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, उनके बारे में है, 5th सी शेड्यूल के बारे में। तो 239 को अगर आप देखेंगे तो 239 मतलब 243 से पहले चलेगा ये। 239, 239 कैपिटल ए, 239 कैपिटल ए, कैपिटल ए, 239 बी, 239, ये केवल बी ही है यहाँ पे, और उसके बाद 240, देन 241। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर इन यूनियन टेरिटरी, कि प्रेसिडेंट अपने किसी
पर्सन के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे किसको? यूनियन टेरिटरी को। और उनका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। 239 कैपिटल ए डील्स विद व्हाट? पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए जो एक्ट है वो है 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। और पुडुचेरी के लिए जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1963 का एक्ट है। उसके बाद 239 कैपिटल कैपिटल ए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इट डील्स विद प्रोविजन रिलेटिंग टू एनसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और यहां जो है 239 बी डील्स विद पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। 239 बी इज ऑर्डिनेंस। 240 में प्रेसिडेंट साहब कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। और 241 में है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे। सो अभी अगर देखें हम इसको पूरे को, अब ऑप्शंस को देखो। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल ठीक है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, डबल ए दिल्ली, अरविंद 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 केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल 2 बार। उसके बाद पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बिल्कुल ठीक है, बी में है, क्योंकि 239 ए इज अबाउट पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी इज 240। अगर यहां 240 लिखा, 240 लिखा हो तो प्रेसिडेंट कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या बना सकते हैं? गुड गवर्नेंस के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो क्या कौन सी यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछते हैं कि 240 के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप इसको याद रखें। इसके अंदर है एक ए लिटिल डॉग चेज्ड पिजन, ए लिटिल डॉग चेज्ड पिजन। तो क्या होगा? ए से अंडमान निकोबार, एल से लक्षद्वीप, डी से दमन दीव दागर नागर हवेली, सी से चंडीगढ़ और पी से पुडुचेरी। तो इसके अंदर लद्दाख नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। क्या नहीं है? लद्दाख नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और उसके बाद पुडुचेरी, सॉरी चंडीगढ़ इसमें नहीं है। ये थोड़ा सा पहले का बनाया हुआ है, ठीक है। सो लिटिल डॉग चेज्ड पिजन में ये चेज्ड वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। आप इसको याद रख सकते हैं, अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और इसके अलावा आपका पुडुचेरी, ये इसके अंदर है 240 के अंदर। इनके लिए प्रेसिडेंट साहब चाहें तो क्या कर सकते हैं? गुड गवर्नेंस के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो इसके आपका डी आंसर हो गया। ऑल फोर आर करेक्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्ट्रिक्टली डील्स विद द एडमिशन ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हमने देखा कि हमारा जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 से शुरू होता है आपका सिटीजनशिप, 5 से 11 तक सिटीजनशिप है, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें ये आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली डील्स विद एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नया स्टेट बनाना हो तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो उसके लिए आर्टिकल है आपका आर्टिकल 2। इट डील्स विद आर्टिकल 2, क्योंकि आपको ध्यान होगा आर्टिकल 2A सिक्किम के लिए रखा गया था एसोसिएट स्टेट्स। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनको फिर इसको रिपील कर दिया गया, ये भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 2 डील्स विद व्हाट? न्यू स्टेट का एडिशन। कैसे? पार्लियामेंट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको ऐड कर सकते हैं। 11 इज व्हाट? पार्लियामेंट को पावर है कि वो सिटीजनशिप से लेकर कोई लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सो बी इज करेक्ट, 2 इज द आंसर। आर्टिकल 107 आउटलाइंस द प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है और 109 के अंदर मनी बिल की डेफिनेशन है। यहां से आपको बताना है कि क्या ठीक है।
देखिए आपको ये तो याद होगा कि मनी बिल की डेफिनेशन 110 में आती है, ठीक है, तो 110 में आती है, तो यहां से आंसर निकालने की कोशिश करें तो तीसरा गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 1 एंड 2 आंसर हो गया। बट आप बता दूं आपको कि 107 के अंदर ये बात की गई है कि कब अगर मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस बिल का क्या होगा, फेट ऑफ बिल क्या होगा। राज्यसभा में कोई बिल है, उसको लोकसभा में भेजा, लोकसभा डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, ये सब बातें 107 में की गई है। जो आप लक्ष्मीकांत पे टेबल याद करते हो वो यहाँ लिखा गया है। 108 में ऑब्वियसली ज्वाइंट सेटिंग की बात की गई है। 109 में है क्या फिर, 109 डील्स विद द प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल। मनी बिल को कैसे पास किया जाएगा, कि मनी बिल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, मनी बिल केवल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और मनी बिल में क्या है कि स्पीकर ही बताएंगे फाइनली डिस्प्यूट के बाद कि मनी बिल क्या होता है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है 109 में। और इसके जस्ट बाद 110 में क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन, और उसके बाद क्या है, एसेंट टू बिल्स, ठीक है। डेफिनेशन इज इन 110। तो ये जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी, यूपीएससी अखाड़ा के चैनल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप ये क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। विद रेफरेंस टू मॉडिफिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आर्टिकल 33 गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इन द एप्लीकेशन टू द फोर्सेस। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 impose restriction on right conferred by part 3 while martial law is in force in any area. Part 35 state the state legislature have the power to make legislation to give effect to the provision of part 3। तो बताओ जी कौन सा इसके अंदर सही होगा, क्या लगता है आपको। पहली बात तो ये है कि ये जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 डील्स विद कि आर्म्ड फोर्सेस के कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल 33 में बताया गया है। 34 में बताया गया है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हो, तो मार्शल लॉ लगा हो तो उस एरिया में, मार्शल लॉ के एरिया में अगर किसी पर्सनल ने या एनी पर्सन कोई एक्ट किया और उस एक्ट की वजह से किसी का नुकसान हुआ, तो उस पर्सन को इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा। मतलब ये वर्ड यूज किया गया इंडेमनीफाई, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, इनक्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप उनको। फिर उसके बाद 35 में ठीक है बात, लॉ बनता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ नहीं बना सकती, तो ये लाइन गलत हो गई। तो ये जो थर्ड वाला है ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 बचते हैं, तो 1 तो क्लियरली इसके अंदर क्या बताया गया है, पावर टू द प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 एप्लीकेशन टू फोर्सेस, बिल्कुल सही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। देन उसके बाद 34 में इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। नो नो, ये दूसरा क्या होगा इसके अंदर, हाँ ठीक है दूसरा भी ठीक है, मार्शल लॉ है, तो 1, ओनली 2, बी इज आंसर, बी इज आंसर। लेट्स सी व्हाई इट इज सो। ढंग से पढ़ें इसको दोबारा से एक बार, बिकॉज 33 इज व्हाट, 33 इज कि आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को कटेल किया जा सकता है। 33 gives the power to the president of India to modify rights conferred, ओ यहां पे एक वर्ड आ रखा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं है, ये राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। लेट मी सी आर्टिकल 33 का बेयर एक्ट में क्या लिखा है। तो यहां इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, सो प्रेसिडेंट के पास ही पावर नहीं है, 33 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट। तो इस तरह से आपको गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। पावर टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल 2 बचता है, ओनली 2। ओके, देन उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया। देन अगेन डीपीएसपी, डीपीएसपी
ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ। ध्यान रखिए ये तमिलनाडु पीसीएस का क्वेश्चन है। ये पब्लिक हेल्थ जहां भी आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे दो तीन तरह की बात की गई, डीपीएसपी में हेल्थ की बात की गई है। 47 में ये वर्ड लिखा है पब्लिक हेल्थ, 47 में वर्ड लिखा है पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा हेल्थ की बात है 39 ए, ई और एफ में। एफ में इसके अंदर तो है आपके वर्कर्स की हेल्थ को लेके, और ये है चाइल्ड की हेल्थ को लेके। बट पब्लिक हेल्थ जो वर्ड है वो आपका 47 में ही मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, मैं पूछता हूँ आपसे, इसमें भी कंफ्यूजन कर देते हैं कई बार, कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल है 48 कैपिटल ए। 48 कैपिटल ए, उस 48 कैपिटल ए के अंदर इनमें से क्या मेंशन है? इनमें से क्या मेंशन है आप बताएंगे? इसमें से क्या है? एनवायरमेंट, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ, उसके बाद लेक, देन रिवर। तो इसमें से 48 ए, 48 ए टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बाय द स्टेट। तो 48 ए भी कब ऐड हुआ? 48 ए वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप मुझे बताओ पॉज करके कि इसमें से क्या इसके अंदर मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया बताओ इसके अंदर 48 ए में? 42nd से ये ऐड होता है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जाता है कि इसमें से आप लेक और रिवर को हटा दें। इसको, लेक और रिवर को, लेक और रिवर को हटा दें। ये लेक और रिवर वाली जो बात है, अगर ये ऐड हो जाता है, इतनी बात अगर करेंगे तो ये डीपीएसपी है, और अगर ये सारी बात करेंगे तो ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ध्यान रखिए, नदियों को बचाना हमारी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी नहीं है। नदियों को बचाना हमारी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी नहीं है। तो ड्यूटी की अगर बात करेंगे तो ड्यूटी में तो पूरा आ जाता है ये सारा, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लेक, रिवर, और साथ में एक और लिख सकते हैं लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर। बट अगर आप बात करेंगे डीपीएसपी की तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बस यहां रुक जाएंगे। लिविंग क्रिएचर भी लिख देंगे, बट लेक्स एंड रिवर्स केवल और केवल ड्यूटीज में ये वर्ड मेंशन किया गया, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ। 47 हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, तो ये ध्यान रखिए 49 में है। 49 deals with what? Protection of monuments and places of national importance. Promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes. ये जो आर्टिकल है ये आई बिलीव 45 नहीं है, 46 है। 46 है, बिकॉज 45 के अंदर जो प्रोविजन थे उसको एल्टर किया गया बाय आरटीई, जो एक्ट आया है 2002 का, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 कैपिटल ए ऐड हुआ, और 45 जो आर्टिकल है उसके प्रोविजन के अंदर चेंज हुआ, और 51 क्लोज 1 सब क्लोज के एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। तो वो मामला किसमें है? 45 के अंदर है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये 42nd से इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया। 39 कैपिटल ए, एक होता है 39 स्मॉल ए, एक होता है 39 कैपिटल ए। तो ध्यान रखेंगे ये जो स्मॉल ए है इट टॉक्स अबाउट व्हाट? लाइवलीहुड के बारे में बात करता है, इक्वल पे की बात करता है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट इक्वल पे। लेट मी रीड द क्लियर एग्जैक्ट व्हाट इट सेज। इट्स men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। तो यहाँ इक्वल लाइवलीहुड के राइट्स की बात करता है ये ए, और 39 कैपिटल ए इज व्हाट? फ्री लीगल एड। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए इज A3, ए का 3, ए का 3, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ। ध्यान रखिए पब्लिक हेल्थ केवल वर्ड 47 में है और कहीं नहीं है। पब्लिक हेल्थ इज 47, चाइल्ड की हेल्थ इज 39, स्मॉल एफ, चाइल्ड की हेल्थ इज स्मॉल एफ, और वर्कर्स की हेल्थ की बात करें तो वो लिखा हुआ है स्मॉल ई, 39 स्मॉल ई। ओके, देन अब आ जाए थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट के क्वेश्चन है ये सर। जैसा मैंने बताया आपको कि आपको प्रेसिडेंट और वीपी इन दोनों के आर्टिकल्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट पीसीस के लिए। इसी तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आर्टिकल भी याद रखने होंगे। यहां भी कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि लगेगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, पहली बात तो ये कि स्टार्ट कब होता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 214 से, आर्टिकल 214 से, बिकॉज इसके जस्ट पहले क्या है 213, 213 डील्स विद व्हाट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ये आप जानते हैं 213 इज ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर एंड 123 इज ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो 214 से 214 से स्टार्ट होता है हाई कोर्ट। तो पूछा क्या गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, देन एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, देन रिटायर्ड जजेस, देन ट्रांसफर ऑफ ए जज, ट्रांसफर ऑफ ए जज। देखो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि देखिए ट्रांसफर की जो बात आ गई, ट्रांसफर है 222 के अंदर, ट्रांसफर इज इन 222। अब टिपिकल इसलिए हो जाता है कि ये आपसे आर्टिकल भी बहुत भारी पूछ लिए और उसके बाद आपसे ये तरीके का क्वेश्चन पूछा गया ओनली पेयर, ओनली पेयर, तो इसको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ एक पेयर तो ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ओनली 3 पेयर, पेयर 4 इज इनकरेक्ट, ट्रांसफर इज इन आर्टिकल 222। तो केवल यही एक गलत है, बाकी तीनों सही है। केवल यही एक गलत है क्योंकि ट्रांसफर को आप ध्यान रखेंगे कि एक हाई कोर्ट के जज हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वापस यहां, 222, 222 इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, कभी यहां कभी वहां फिर वापस यहां। तो मतलब एक जैसे सारे दो दो दो, 2 दिन यहां 2 दिन वहां 2 दिन वहां, दिस इज ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ऐसे याद रखेंगे इसको। देन एक्टिंग चीफ जस्टिस इज 223, एडिशनल 224, 224 कैपिटल है। एक चीज मैं आपको यहां बताऊं आपको याद रखने के लिए कि ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स की तो खैर बात है ही इंपॉर्टेंट, बट ये भी जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि एक होता है एक्टिंग सीजे आई, एक होता है एक्टिंग सीजे, एक होता है रिटायर्ड जज, एक होता है रिटायर्ड जज, यहां होता है एड हॉक जज, यहां होता है एडिशनल प्लस एक्टिंग जज। तो ये वाला इलाका है सुप्रीम कोर्ट का, ये वाला इलाका है हाई कोर्ट का। तो इट मींस ये जो दो ऊपर की बातें हैं और दो नीचे की बातें हैं ये सिमिलर हैं। दोनों में ही क्या होगा, एक्टिंग सीजे होगा, दोनों में ही क्या होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे। बट यहां एडोक होंगे और इधर एडोक नहीं होंगे, क्या होंगे, एडिशनल और एक्टिंग जज। एडिशनल और एक्टिंग जज कहां नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देन उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, enforcement of decree and order of Supreme Court, law declared by Supreme Court to be binding on all courts, civil and judicial authority to act in aid and advice of Supreme Court, then rules of court, rules of court। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको पूरा याद होना चाहिए ऑब्वियसली, यहां से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पॉज करके कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपने याद किया था वो धुंधला हो गया है, उसको वापस से रिवाइज करें आप, ठीक है। और ये बार बार रिवाइज करने से ही हो पाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले भी आपके पास एक शॉर्ट होना चाहिए ताकि आप उसको क्विकली रिवाइज कर सके पूरे एक पेज के अंदर, ठीक है। सो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए आर्टिकल 142 बहुत न्यूज में रहता है, दिस इज
सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस करने की जो पावर होती है वो होती है। देन लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। लॉ डिक्लेयर्ड इज इन आर्टिकल 144 141। देन सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, इसको मैं ऐसे याद करता हूं कि एक तो सिविल जुडिशरी है, एक जुडिशियल अथॉरिटी है, ये दोनों ही लग के क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ इसकी एड में काम करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ कोर्ट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये 145 में होता है और 146 में क्या होता है। 146 में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ही पावर है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन बना सकें कि एम्प्लॉइज और सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में उनकी सैलरी अलाउंसेस, उनका ट्रांसफर, ट्रांसफर तो फिर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो उनसे रिलेटेड सारी बातें, प्रमोशन की बात करें, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर SC STs का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार, जस्टिस BR गवई साहब ने शुरू किया, तो वो भी इसी आर्टिकल की पावर को यूज करके किया गया 146। तो इसका मतलब दिस इज 145, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब यहां बात आती है 142 में, बिकॉज एनफोर्समेंट एंड डिक्री इन ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहां लिखा हुआ है कंप्लीट जस्टिस, मतलब आपको केवल थोड़ा बहुत पता हो इससे भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा है। Because 142 says that Supreme Court has authority to issue an order or decree to do complete justice। अब मुझे ये पता है कि कंप्लीट जस्टिस 142 में होता है, बट मैं इस पे कैसे रिस्क लूं कि ये 142 में ये भी होता है, तो मैं मान लेता हूं कि ये भी ठीक है। एक दो तीन, तीन ठीक है, एक गलत है, तो 3 पेयर, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। ओके, फोर्थ इज इनकरेक्ट, रूल आर इन 145। सो आप ध्यान रखेंगे इसको, 146 जो है 146 डील्स विद व्हाट, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में SC ST का रिजर्वेशन दिया गया, और उस रिजर्वेशन को देने के लिए जो पावर यूज की है CGI ने, द पावर इज ड्रॉन फ्रॉम आर्टिकल 146। 144 में एक जैसे लिखे, ये सिविल, ये जुडिशियल, लॉ बाइंडिंग, और ये है आपका 142 जो अभी तमिलनाडु का जो जजमेंट आया था तमिलनाडु गवर्नर साहब का, तो उस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे फॉर्मर श्री जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कहा था कि ये 142 जो है ये तो मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको कभी भी यूज कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कुछ बातें थोड़ी बहुत इधर उधर की पता हो तो भी काम ठीक हो जाता है। ये देखो आपके पास आर्टिकल 19 के बारे में क्वेश्चन आता है, द राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(b। तो आपके पास जो एक आर्टिकल है 19, उसके अंदर एक क्लोज है 1, उसके अंदर सब क्लोज है A B C D E F G। तो F कट गया किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से F को रिपील कर दिया, वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब कहाँ है, 300 कैपिटल ए के अंदर। अब राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर भी मान लो हमको ये पता है कि 300 कैपिटल ए में है, पर कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह क्या ये राइट केवल सिटीजन को है कि पर्सन को है, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये पर्सन के लिए है कि सिटीजन के लिए, तो ध्यान रखिएगा 300 ए इज फॉर पर्सन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज फॉर सिटीजन। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि यहां अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल ए में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में क्या है कि बिना हथियारों के क्या करेंगे आप, असेंबल हो जाएंगे, असेंबल असेंबल पीसेबली, धरना वगैरह देना है, ये सब करना है। सी में है आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, इसके अंदर एक एडिशन हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद डी ई, ये जो जी है इसमें आपके क्या है, आपका ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कॉलिंग, ये है। ये जो डी और ई है, डी और ई डील्स विद व्हाट, आपका थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया मूवमेंट का राइट है, और ई में सेटलमेंट का राइट है, रिसाइड एंड सेटलमेंट। तो इसकी याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं सबके, जैसे एक बच्चे ने याद कर रखा है सैम रिसाइड्स इन पोलैंड,
सैम रिसाइड्स इन पोलैंड। तो पहला हो गया स्पीच, दूसरा हो गया असेंबली, तीसरा हो गया एसोसिएशन, और एम से क्या हो गया मूवमेंट, आर से रिसाइड, और पी से प्रोफेशन। अलग अलग तरीके हैं याद रखने के। तो अब इस ये अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 अगेन डीपीएसपी। ये ज्यादा डीपीएसपी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि डीपीएसपी से क्वेश्चन अगर आर्टिकल का आएगा, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आएगा, प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ये है। ठीक है। और पंचायत का जो मैंने आपको बता दिया, आई वाई। आई मतलब फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायत, वाई मतलब फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। अब आई के आगे चलोगे तो उस फाइनेंस कमीशन का क्या होगा, ऑडिट, और ऑडिट के बाद इलेक्शन। ठीक है। सो आर्टिकल 41 डील्स विद राइट टू एजुकेशन अलोंगसाइड द राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है, और इसके साथ में लिखा हुआ है राइट टू वर्क। तो आर्टिकल 14 में राइट टू वर्क भी है, एजुकेशन भी है, और पब्लिक असिस्टेंस किसके लिए चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस जो डिसेबलमेंट है या सिक है या ओल्ड एज है, ओल्ड एज पेंशन की अगर बात करें तो वो सारा 41 में है। देन 45 मैंने आपको बताया था, 45 आरटीई जो आर्टिकल 21 कैपिटल है, राइट टू एजुकेशन आपका आता है उसके साथ में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको आप, कि आर्टिकल 21A जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने कुछ छेड़छाड़ करी कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे, एक तो आर्टिकल 45 के साथ, और एक आर्टिकल 51 क्लोज 1 और के। अब आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है 6 to 14 के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो पढ़ाएंगे किसको, जो बच्चा स्कूल आएगा उसी को तो पढ़ाएंगे। तो स्कूल कौन भेजेगा, पेरेंट्स और गार्जियंस। तो यहां लिखा है कि 6 to 14 के बच्चों को स्कूल भेजना ये इनकी जिम्मेदारी है। अब 6 से 14 के तो ये देख लिए स्टेट ने और फंडामेंटल राइट ने और पेरेंट्स ने। अब 6 से कम के जो बचे 0 to 6, इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी फिर से। बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी है। तो ये सारा कैसे हुआ, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये चेंजेस आए। ठीक है। तो आप देखेंगे 45 के अंदर यही मैंडेट किया गया है, स्ट्रिक्टली अबाउट द एज ऑफ। अब इसको पूरा पढ़ो, देखो ये 0 to 6 है, बट ये क्या कह रहा है, mandates the provision of early childhood care and education to children strictly above the age of 6 year। तो above the age of 6 year तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो गया आपका। तो ये सही है। उसके बाद 46 की अगर बात करें तो 46 की हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो SC STs हैं उनकी बात हो रही है, SC STs की बात हो रही है। तो दूसरा अगर गलत होता है तो एक तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो उनसे बचा हुआ यहाँ लिखा हुआ है सोशली बैकवर्ड और माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज का कोई मेंशन इसमें आर्टिकल में नहीं है। इस तरीके से आप इस पूरा याद रखेंगे। देन उसके बाद ये हो गया, अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 41 42 इज व्हाट, लिविंग वेजेस ऑफ एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अब ये मुझे आप बताओ इतना पढ़ने के बाद, कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज। देखो ये तो बात सही है। 43 कैपिटल ए इज, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, AMW। ए का मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर, AMW मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो ये बात बिल्कुल सही है। देन उसके बाद 42 में है आपका ये प्रोविजन मैटरनिटी रिलीफ वगैरह, और 43 में लिविंग वेजेस है। मैंने आपको बताया था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है 43 कैपिटल ए, कैपिटल ए नहीं बी, कैपिटल बी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ध्यान करिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, याद रखना इसको, कि 43 जो है 43 और 43A जो बी है, इन दोनों में भी कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, 43B इज प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड 43 केवल 43 इज लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। ये हेडिंग है, आगे क्या लिखा हुआ सुनो, condition of worker ensure decent standard of living, full enjoyment of leisure, social and cultural opportunities. In particular, state shall endeavor to promote cottage industries on individual और cooperative basis। तो इसका मतलब
43 में हम क्या कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बेसिस पे कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जा रही है, और 43 में बी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था और ये बाद में ऐड हुआ। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकाले हम तो 40, ये 43 कैपिटल ए इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 43 इज व्हाट, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर मेट, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया क्योंकि 42 में है। एंड ये 43 उल्टा हो गया, ओनली वन पेयर हो गया इसका, ठीक है, ओनली वन पेयर इज आंसर। उसके बाद अगेन आपका एक आर्टिकल है, इसमें क्वेश्चन है डीबीएसपी का, फूड 39 कैपिटल ए इज व्हाट, 39 कैपिटल ए इज फ्री लीगल एड। 43 ए अब तो रट गया होगा, ये गलत हो गया, ए एम डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू एक ट्रक बनाने की कंपनी है, ए एम डब्ल्यू, ठीक है, उसको याद रख लो, ए एम डब्ल्यू, बी एम डब्ल्यू याद मत रखो, ए एम डब्ल्यू याद रखो, ठीक है। 48 ए मैंने जैसा बताया आपको अभी, क्या है उसके अंदर, एक तो होता है एनवायरमेंट, एक होता है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर होता है शेर, शेर पी जाता है पानी पीने, लेक में पानी नहीं है तो जाएगा रिवर में, रिवर के पास एक लिविंग क्रिएचर था उसको खा लिया, ठीक है। अब ये बातें तो लिखी हुई है किसके अंदर, ड्यूटी के अंदर सारी। अब यहाँ जो शेर है उसको पानी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, डीपीएसपी चला गया पानी पीने। तो डीपीएसपी इस तरीके से कुछ तो करना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, इस तरीके से डीपीएसपी में ये नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ओके। नाउ लेट अस देन 43B, 43B अगेन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये गलत हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। देन वाओ वेरी गुड क्वेश्चन, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। तो ये हम सबको अच्छी तरह से रटा हुआ है कि ये 72 में ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज 72, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज 73 एज यू ऑल नो। और ये मैं बता दूं आपको कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है 51 के अंदर, 52 से ही आपका यूनियन स्टार्ट हो जाता है, और यूनियन के अंदर पहला जो काम है वो है प्रेसिडेंट, और 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट चलते हैं, और 63 से क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन 160 में है कि नहीं है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट 162 में है कि नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। यहां मैंने आपको चार बता दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी एक लिस्ट बना के किसी भी तरीके से इनको कोई भी ट्रिक लगा के आपको याद रखना है, ठीक है। अब हो गया पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो इसको देखो, अगर आपको नहीं भी पता तो आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के किसी तरीके से पहुंच सकते हो यहां तक। कैसे पहुंच सकते हो, कि आपको ये पता है कि 163 जो है, 163 जो आर्टिकल है और 164, 163 में ये बात कही गई है कि गवर्नर साहब किसके एडवाइस पे काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। 164 में कि मिनिस्टर होंगे, इनको अपॉइंट करेंगे, ये सब बातें की गई 164 में। तो यही सेम आर्टिकल कहाँ होते हैं, 74 और 75 में यूनियन के लिए होते हैं। और इससे जस्ट पीछे जो 73 होता है, इसमें आपने देख लिया क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसका मतलब थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि 162 में ये होता होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी सही है और ये भी सही है। अब बात फंसती है यहाँ पे, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। इसके लिए आपको ट्रिक कुछ याद रखनी पड़ेगी, कि जैसे एक मैंने याद रख रखी है कि कैसे है वो, कि गवर्नर शेल अपॉइंट टीचर्स विद क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। फिर ओथ एंड पार्डन, गवर्नर शेल अपॉइंट टीचर्स विद क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑन ओथ विद पार्डन। तो 161 में इस हिसाब से हो गया पार्डन। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये 161 गलत हो गया, क्योंकि 160 इज ओथ, पहले ओथ फिर पार्डन, ओके। हाँ 160 इज डिस्चार्ज, सॉरी 159 इज ओथ। तो उस फॉर्मूला में रखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, ओके। देन
वेरी गुड क्वेश्चन. आर्टिकल 1 मेक्स न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2 एडमिट न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 एल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट. बताओ जी क्या होगा. आर्टिकल 1 एडमिट्स मेक्स न्यू स्टेट. क्या आर्टिकल 1 नए स्टेट बनाता है? क्या आर्टिकल 1 नए स्टेट बनाता है? क्या लगता है आपको, नई स्टेट बनाता है? आर्टिकल 1 का मतलब क्या है? आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. और इंडिया का जो यूनियन है वो बना हुआ है स्टेट से. और इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर क्या क्या आता है? आपके स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आता है, और एक्वायर्ड टेरिटरीज आता है. इसके अलावा तो वन के अंदर ऐसे कुछ बात है नहीं. तो नया स्टेट बनाती है ये तो नहीं कह सकते. एडमिट न्यू स्टेट्स, ये बिल्कुल बाहर से नया स्टेट लेके आती है. और ये तो, ये 2 और 3 सही हो गए मेरे हिसाब से, तो यही है. 2 और 3 इज करेक्ट. ठीक है. हाँ जी. 39, ध्यान रखेंगे. 39 इज बहुत इंपॉर्टेंट. 39 इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. 39 के अंदर ABCDEF तक जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको बिल्कुल रट लें. ठीक है. आर्टिकल 39 ए इज व्हाट? ए इज मैन एंड वुमेन को इक्वलिटी हो लाइवलीहुड में. बी इज व्हाट? मेटीरियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक हो. सी इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. इस तरीके से पूरा याद रखेंगे इसको. ठीक है. सो बी इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. तो ध्यान रखें कंसंट्रेशन का मतलब सी. तो ए होता है 39C में, ये बी में नहीं होता है. ये गलत हो गया. देन उसके बाद 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल सही है. ई हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन तो एफ में था, ई में तो वर्कर है, तो ये गलत हो गया. ए में एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये बिल्कुल सही हो गया. तो कितने हो गए? 2 पेयर सही हो गए. ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. ओके. बताओ जी पॉज करके क्या होगा इसका आंसर. आपका जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1)(a इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और आर्टिकल 19(2) जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शन है, हालांकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो है वो सारे नहीं थे. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 थे, उसके बाद उसके अंदर ऐड हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. तो अभी कौन कौन से हैं इसके अंदर? क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ द ग्राउंड आर गिवन एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स. ठीक है. उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल ट्राइब, सही है बात. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल सही है. मेंटेनेंस ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये भी नहीं है, क्योंकि ये 19(1)(a के लिए नहीं है. ये जो मूवमेंट वाला पार्ट आपका डी और ई उसके लिए है, तो ये भी नहीं है. तो है क्या फिर? इसके अलावा यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, देन पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी एंड मोरालिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है. पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब बातें हैं. ठीक है. तो क्या हो गया आंसर? क्या होगा? 1, 2, ओनली 2. ओनली 2 आर करेक्ट, बिकॉज ये जो बातें हैं ये नहीं है. वेकेशन ऑफ सीट्स. अब आ जाइए पार्लियामेंट के अंदर. वेकेशन ऑफ सीट्स देखिए 98 से याद करना शुरू कर लो भाई. 98 एकदम परफेक्ट तरीका याद करने का. 98 इज व्हाट? 98 इज सेक्रेटेरिएट. 98 इज व्हाट? सेक्रेटेरिएट. 99 इज व्हाट? 99 इज व्हाट? ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स. 99 इज ओथ एंड एफर्मेशन. और 100 का शतक सीधा बोल दो कि 100 का मतलब होता है कोरम. 100 का मतलब होता है कोरम, कि 100 जने होने चाहिए. ऐसे याद कर लो, 100 जने होने चाहिए कोरम. फिर जैसे ही कोरम हो जाएगा, उसके बाद जो आता है वो आता है वेकेशन. वेकेशन, छुट्टियां मनाने गए, छुट्टियां मनाने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि आए नहीं थे वो. उसके बाद क्वेश्चन टू कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ, 106. ये थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा. पेनल्टी नहीं है, ये सैलरी है. क्या है ये? सैलरी है.
सैलरी एंड अलाउंसेस। और इसके बाद जो 107 है इसके बारे में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 108 है इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, 109 का कर चुके हैं, क्योंकि ये सारा फिर बिल्स का मामला शुरू हो जाता है। ये हमारे जो माननीय सदस्य हैं हमारे संसद के, उनके बारे में आर्टिकल्स हैं। तो 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 क्या है? 105 इज प्रिविलेजेस, 106 इज सैलरी। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 पेयर ठीक हो गए, 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। देन द क्वेश्चन इज आर्टिकल 31C। 31C बहुत बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस के अंदर कि 31C क्या है। 31C क्यों है? 31C इसके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से भी हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से भी हुआ है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए कुछ बोला गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। 31 जो कैपिटल बी है, 31 कैपिटल बी डील्स विद व्हाट? 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट प्रोटेक्ट्स लॉज गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ये बात बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते हैं और वो डीपीएसपी अगर 14 और 19 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करती है तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? डीपीएसपी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। It was originally inserted into the constitution by 25th Constitutional Amendment Act। 25th। अब ये बड़ा सवाल है कि 25th से आया था कि 24th से। ट्वेंटी फिफ्थ से आया था कि 24th से। देन आगे पढ़े। द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती के स्ट्रक डाउन द क्लॉज दैट कंप्लीटली बार्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ सच लॉज। State laws do not require the president assent to claim protection under these articles। State law do not require the president assent to claim protection under this article। तो देखें इसके अंदर क्या क्या बात बताई गई है। ओनली 3। हाउ मेनी द स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 3। क्या है? ओनली स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। 4 केवल इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे इसको इंसर्ट किया गया। इससे ऊपर वाला जो आर्टिकल है 31B, वो इंसर्ट हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? 31B विच प्रोटेक्ट्स सर्टेन लैंड रिफॉर्म एक्ट्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 31C जो है वो आता है किससे? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लेट मी रीचेक, डबल चेक इट। ये 30 जो पांचवा है, यस 25th है, ये 24th नहीं है, ध्यान रखिएगा। 25th ये आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ऐसा सेम नहीं आया था, बट 31C से पूछा गया था। सो इट वाज ओरिजिनली इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद केशवानंद भारती स्टक डाउन। केशवानंद भारती स्टक डाउन द प्रोविजन इन इटैलिक टू बी इनवैलिड। इटैलिक में जो लिखा हुआ था बाद में कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये जुडिशियल रिव्यू तो अगर कोई कहे, देखिए एक जनरल नॉलेज है ये कि कोई कहे कि किसी एक कोई बात है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, अगर ऐसा लिखा है तो आप उसको वहां कंफर्टेबली रोंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात बची नहीं है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंड द स्टेट लॉ डू नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट एसेंट, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन है नहीं इस आर्टिकल के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है नीचे? द ऑप्शन सजेस्टिंग अदरवाइज आर रॉन्ग बिकॉज द एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन आर्टिकल 31C क्लियरली स्टेट दैट if a law is made by state legislature it must be reserved for the consideration of the president and receive his assent to be protected under this article। statement 1 to 3 are correct। 31 कैपिटल डी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो स्टेट पीसीएस में ये भी खेला कई बार होता है। कैसे? जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ 144 कैपिटल ए में क्या है,
144 कैपिटल ए। तो वैसे ही कुछ याद नहीं है उसके बाद और घबरा जाते हैं। 144 कैपिटल रिपील हो चुका है बट फिर भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है अभी, 144 ए नहीं है, बट फिर भी सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने जितना पढ़ लिया, अब बताओ ये क्या है। ओके, सो इसमें क्या मेंशन किया गया है कि एसेंट जरूरी है। देन उसके बाद ये हमने देख लिया था आर्टिकल 33 इज अबाउट व्हाट, आर्म्ड फोर्सेस। ये 3 3 कैसे खड़े हैं, आर्मी मैन की तरह, एक तरफ सावधान, 3 3। तो आप देखिए ये जो 3 3 है, सावधान खड़े हैं, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इधर उधर मूव नहीं कर सकते मतलब ये ऐसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट हमारे पास है वो सारे फंडामेंटल राइट इनके पास नहीं है, इसलिए उधर मूव नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, 3 3 मतलब आर्म फोर्सेस, और 3 4 मतलब उसके बाद जस्ट बाद क्या होगा, मार्शल लॉ। तो ऊपर मार्शल लॉ लिखा हुआ है, नीचे आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है, तो दोनों गलत हो गई, नाइदर वन नाइदर टू। ओके, then it is fundamental duty, very good, fundamental duty to abide by the constitution and respect its ideals and institution, national flag, national anthem, national songs। पूरी फ्लो में चलोगे तो इसको आप ठीक करके आ जाओगे, बट यहां सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग नहीं है, एंथम और फ्लैग लिखा हुआ है। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ये अपने आप में फिर बात बन गई कि मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना भी क्या आपकी ड्यूटी है। देन इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। बताओ जी, अब मेरे को बताओ ये क्या है। ये तो मैं डिस्कस भी कर चुका आपसे। इसमें क्या होगा, विच ऑफ द ड्यूटीज गिवन आर एक्सप्लिसिटली रिटन इन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A। तो पहली तो नहीं है, तो पहली नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात बचती है 2 और 3 में। 2 और 3 में से कौन सी है कौन सी नहीं है। अगर आपको पता लग जाए कि 2 नहीं है तो आप 3 सही कर देंगे। बट ये कैसे पता लगे कि प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट की बात है, प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, सो प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट भी इसके अंदर आई बिलीव आता होगा, नहीं आता, बिकॉज दे इंक्लूड स्टेटमेंट 1 and 2 विच statement 1 is wrong because text explicitly mention only the national flag and national anthem। ये बात तो ठीक है। उसके बाद statement 2 is wrong because 51 capital A 1A is safeguarding public property does not explicitly mention monuments। तो monuments नहीं आता है, तो कुतुब मीनार को बचाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, किसकी है, स्टेट की है। मोदी जी बचाएंगे कुतुब मीनार, आप नहीं बचाओगे। हाँ ध्यान रखोगे, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। ध्यान रखिए, नदियां साफ करना हमारी ड्यूटी है, पर कुतुब मीनार को साफ रखना हमारी ड्यूटी नहीं है, ऐसे याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं, कि पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ऐसे तो कुतुब मीनार भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, बट ये वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो है, जो मोनूमेंट की बात की गई है, ऑब्वियसली मोनूमेंट कहां मेंशन है, कहां मेंशन है, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इज अगेन डीपीएसपी। तो ये आर्टिकल 51 तक तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रिएचर, ये सारे क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो लेक्स और रिवर बचाना हमारी ड्यूटी है, ऐसे याद रखेंगे आप। ओके, अब आपके पास एक लास्ट पार्ट है, कौन सा, पार्ट 22। 22 ही है ना लास्ट, पार्ट 22। 22 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अंदर एक आर्टिकल है 393, फिर एक आर्टिकल है 394, फिर आर्टिकल है 394 कैपिटल ए, फिर आर्टिकल है 395। ये खत्म हो जाता है फिर। तो ये 395 जो आर्टिकल है, इसमें रिपील्स की बात की गई है। ये जो आर्टिकल है इसके अंदर शॉर्ट टाइटल की बात की गई है। और ये जो आर्टिकल है इसके अंदर अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट की बात की गई है, कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे और उसकी अथॉरिटी उतनी होगी कि जितनी इंग्लिश वाले की है। अब बात ये पूछ रहा है कि जो रिपील हुआ ये 395, इसमें क्या क्या हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील हो गया, ठीक है बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी रिपील हो गया।
abolition of private abolition of privy council jurisdiction was repealed, ये रिपील कर दिया गया। देखो ये होता ना कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके बनता है पॉजिटिव, तो अबोलिशन और रिपील ये दोनों वर्ड एक साथ कैसे आएंगे? अबोलिशन को तो कंटिन्यू रखना है हमको, इसलिए क्या होगा, ओनली टू इज आंसर। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली टू इज आंसर। तो यहाँ पे ये दो ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये देख लिया हमने। उसके बाद अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी लैंग्वेज, जो अथॉरिटेटिव टैक्स है हिंदी लैंग्वेज में उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो स्पेसिफिक प्रोविजन मैंडेटिंग दिस अथॉरिटेटिव टैक्स इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 394। Then translation of constitution Hindi must be published under the authority of president. The published Hindi translation must be signed by President of India and the Chief Justice of India. Very rare kind of question. इसको हम देखते हैं सीधा आर्टिकल से। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 393 से स्टार्ट होता है कहां पे और कहां तक चलेगा? 395 तक आपका जो लास्ट पार्ट है वो चलेगा। ओके, सो 393 इज शॉर्ट टाइटल, 394 इज कमेंसमेंट एंड 394 कैपिटल ए इज अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। ध्यान रखिए 394 इज कमेंसमेंट, क्योंकि हिंदी का जो टेक्स्ट था वो इस टाइम नहीं था, वो बाद में ऐड हुआ है, तो ये लाइन गलत हो गई। अब हिंदी का जो टेक्स्ट है उसके लिए कुछ बातें लिखी, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर दूसरा सही है पहला गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, तो भी हमें तीसरा पता होना चाहिए। ये इतनी आसानी से पास नहीं होने देंगे बेटा, तीसरा भी पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज मेंबर, आगे देख लेते हैं ना, इसके अंदर सॉल्यूशन होगा ओनली टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आ सकता है। It is Article 394 capital A, not Article 394, which provide for Hindi translation. Then statement 3 is wrong because the text strictly dictates that translation must be signed by the members of Constituent Assembly, not by the President or Chief Justice of India. Chief Justice of India. Hmm? हाँ, ठीक है। तो यू शुड गो थ्रू दिस आर्टिकल 394, इसके अंदर क्या मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द टर्म कैबिनेट एक्सप्लिसिटली मेंशन? किस आर्टिकल में कैबिनेट जो वर्ड है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है? तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बनता है कि मेंशन है कि नहीं है। तो हमें ये पता है कि मेंशन है, और ये पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है, तो ये तो बात गलत हो गई। उसके बाद 74 के अंदर क्या बात है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। 75 के अंदर मिनिस्टर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है। तो 352 है, 352 इज व्हाट? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड कर दिया 1978 ने, कि अब जो इमरजेंसी लगेगी वो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, केवल पीएम से नहीं होगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया। देन उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मैनर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखो ये दो आर्टिकल्स हैं, अगर आप 368 के थ्रू इसको याद रखेंगे तो आपको वहां मेंशन मिलेगा दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, 54 और 55। दिस इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड दिस इज मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमें ये पता लग गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां लिखा है? आर्टिकल 54 के अंदर। तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। अब एक और बात पता हो तो काम हो जाए हमारा। अब इसमें क्या दे रखा है? 66। 66 इज व्हाट? 66 इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सी का अगर 3 है तो इसका आंसर हो गया बी। तो इस तरह से हम यहां
पहुंच सकते हैं? आंसर इज बी। ओके। जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, जोनल काउंसिल आप पढ़ते हैं इंटरस्टेट रिलेशन जब आप पढ़ते हैं जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल को कैसे एस्टेब्लिश किया? तो ये क्वेश्चन जैसे कई बार आता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जोनल काउंसिल क्या है? जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। जोनल काउंसिल स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये तो हट गया पूरा। अब जोनल काउंसिल एक्ट बना था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना था? ये तो ये होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या होता है ये? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसलिए ये हट गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसलिए ये कट गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है इसलिए ये भी हट गया। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं दो, बट ये जो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसी के साथ 5 जोन में बांटा गया कंट्री को और जोनल काउंसिल बनाए गए। ओके, बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बताओ जी, बजट, बजट वर्ड इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप देखेंगे कि आपका जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112, इट टॉक्स आउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट बजट, तो बजट मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। 243 के डील्स विद इलेक्शन ऑफ पंचायत, याद रखेंगे अपना फॉर्मूला, आई जे के। आई मतलब वाई, वाई के बाद जेड आता है, जेड खत्म हो गया, एबीसीडी खत्म जेड पे, तो जेड ए। दिस इज व्हाट? पंचायत का इलेक्शन, नहीं फाइनेंस कमीशन। दिस इज पंचायत का ऑडिट, दिस इज पंचायत का इलेक्शन। तो इलेक्शन ये बात सही है। देन 243 जेड ए आउटलेज इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज, तो ये इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज बिल्कुल सही है। देन कोर्ट आर बार्ड इन इलेक्टोरल मैटर बोथ, 243 ओ 243 जेड जी, 243 ओ एंड जेड जी, इसमें लिखा हो गया कि इनका जो इलेक्टोरल मैटर है उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये बात किसमें लिखी हुई है? 243 ओ। देखिए 243 से स्टार्ट होता है पंचायत और खत्म होता है 243 ओ पे, लास्ट वाला। तो ऑब्वियसली सब कुछ करने के बाद लास्ट में कहा होगा कि कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये ठीक है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी ठीक होगा क्योंकि सब कुछ ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? डी, डी इज द आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, जेड जी के अंदर क्या मेंशन है आपका। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे स्टार्ट होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल से स्टार्ट होती है ये बताओ मुझे भाई। 243 जेड एच, जेड जी के बाद में, क्योंकि ओ लास्ट में किसका है? पंचायत का, और जेड जी किसका लास्ट है? म्यूनिसिपैलिटी का। ओके, देन ये बात है एस सी एस टी नेशनल कमीशन डेफिनेशन, इसके बारे में। तो आपका जो पार्ट है रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, उससे रिलेटेड है क्लेम्स ऑफ एस सी एस टी टू सर्विस, ये आर्टिकल 335 में मेंशन है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एस सी। अब देखिए, अब यहाँ दो तीन आर्टिकल हैं, 338, 338 ए, 338 बी। तो ये है आपका एस सी कमीशन, ये है आपका एस टी कमीशन, ये है एस सी बी सी कमीशन। एस सी बी सी का मतलब ये है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। और यहाँ आपको 341, ये 342, ये 342 ए, इनमें इनकी डेफिनेशन है। तो आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एस सी किस में है? 341 में। सी का हो गया 1, क्लेम्स ऑफ ये हो गया, ए का हो गया 3, और डेफिनेशन ऑफ एस टी किस में बताया मैंने? 342। सी का, डी का हो गया क्या? 2। एंड फिर लास्ट में बचता क्या है हमारा? नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी किसमें? 338 में। तो बी का हो गया 4। सो द आंसर इज ए का 3, ये कट गए, डी का 2, ये भी ठीक है, बी का 4, सो ये भी हट गया, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी।
उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर एंटायर इंक्लूसिव आर्टिकल, कौन से आर्टिकल एग्जैक्टली सही लिखे हुए हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छी तरह याद होंगे तो आप कोशिश करें इसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के दो ही आर्टिकल हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि उनके अंदर शुरुआती वर्ड होता है प्रोहिबिशन। तो आर्टिकल 23 एंड 24, 23 इज व्हाट, 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ बेगार, फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, एंड 24 इज चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन। तो ये एक आर्टिकल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर दिया, ये 23 और 24 होता तो ठीक था। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से स्टार्ट होता है, आपका 28 पे खत्म होता है, बिल्कुल ठीक है। हमने देखा कि आर्टिकल 29 इज व्हाट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का पार्ट है 29, ठीक है। तो ये बात सही है। देन उसके बाद राइट टू इक्वलिटी इज 14 से 17, राइट टू इक्वलिटी इज 14 से 17। अब आपको ध्यान है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो आर्टिकल 18 है वो भी इसी का पार्ट है, तो यहाँ एक आर्टिकल कम कर दिया तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू फ्रीडम 19 में फ्रीडम स्टार्ट होता है और 23 में एक्सप्लोटेशन का प्रोहिबिशन स्टार्ट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ओनली 2 पेयर, ये 2 सही हो गए। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है regarding 97th constitutional amendment act, 97th is related to what, 97th is related to आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो अमेंडमेंट टू आर्टिकल 19 टू इंक्लूड राइट टू फॉर्म, ये बिल्कुल सही बात है। देन इंसर्टेड आर्टिकल 43B, ये बिल्कुल सही है, कई बार हमने देख लिया। 43B इज व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट एडेड न्यू पार्ट 9C टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ऐड किया 9C, और कब से, ZH से लेके ZT तक, तो ये तो बात सही है, पर ध्यान रखिएगा 9C नहीं है, ये 9B है। तो इसलिए हमारा तीसरा गलत हो गया, 3 गलत होने के बाद ये बचता है, दिस इज करेक्ट। अब बताएं आर्टिकल रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 प्रोवाइड फॉर एडल्ट सफरेज इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। तो 324 इज अ पावर हाउस फॉर इलेक्शन कमीशन ओनली, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या है ये मेंशन किया गया 324 में, और उसकी पावर्स को बताया गया है। 325 एंड 326 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप अच्छी तरह इन दोनों को एक बार पढ़ लें। 325 prohibits exclusion from electoral rolls based on religion, race, caste, sex. And then 326 is universal adult suffrage. ये बात सही है दोनों। Then RPA 1951 में बताया गया है कि specify qualification for the registration of voters. तो registration of voters कैसे होगा, ये कहाँ बताया गया है, RPA 1950 में बताया गया है। 1951 में तो डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA है मेनली। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ओनली 3 आर करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। तो कौन सा रॉन्ग हो गया, एडल्ट सफरेज, ये तो हमने गलत कर दिया ना, हाँ गलत है ये तो। 324 में एडल्ट सफरेज नहीं है, इलेक्शन कमीशन है, तो ओनली 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको आता है उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, कि हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्शन कमीशन में एडल्ट सफरेज की बात नहीं है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की पावर बताई गई है, फिर भी हमने बातों बातों में इसमें क्या कर दिया था, ऐसे कर दिया। और जब हम इसका आंसर मार्क करेंगे, जब हम वो जो आपका सर्कल होता है उसको फिल करेंगे, तो जल्दबाजी में हम इसको टिक देख के सीधा कर देंगे, तो ये भी आपको एक यहाँ पे लेसन मिलता है। देन उसके बाद ये देख लिया हमने, Which article was inserted into constitution to provide for national commission for backward classes? ये हमने अभी पढ़ लिया कि 338 के अंदर क्या है, SC, देन ST, देन SE, BC, और आर्टिकल 340 में क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे एक काका कालेलकर कमीशन हुई, देन मंडल कमीशन है, देन उसके बाद ये आपकी रोहिणी कमीशन है, तो ये सारी कमीशन किसमें अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 340। सो 3
इसके अंदर सीधा सीधा आंसर को, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां देखने को आपको मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बी के अंदर क्या है, बी इज व्हाट, बी इज आर्म्स के बिना इकट्ठा होना। सी से मतलब कोऑपरेटिव, सी से कैसे लिखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, और सी से ही एसोसिएशन। देन उसके बाद ए में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सी, तो इसमें उत्तर क्या होगा, ये देखो कंफ्यूज कैसे कर रखा है, क्वेश्चन जो बनाया गया है मेरे द्वारा और मुझे ही कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, मतलब आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन एंड इट इज कंफ्यूजिंग मी, कि यहाँ पे 19(2) लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 19(2) लिखा हुआ है, तो 2 तो ऐसा है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे आंसर होगा 4। ओके, 22 does not confer which of the following rights on a person who is arrested detained under ordinary law। 22 के अंदर कौन सा राइट नहीं है, राइट टू इन्फॉर्म, भाई बताओ किस लिए अरेस्ट किया, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये मुझे अभी पता नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। ध्यान रखिए अगर आप उसको रिव्यू के लिए छोड़ते हो तो उसमें कभी भी ये और ये मत लगाया करो, कोई अपना साइन बना लो, कुछ स्टार लगा देना है, गोला बना देना। टू कंसल्ट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये बात सही है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग जर्नी टाइम, ये भी सही है। ये बात सही नहीं है बिकॉज ये आर्टिकल 20 का पार्ट है, दिस इज आर्टिकल 20, तो ये रॉन्ग हो गया। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड मैंने आपको फिर बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, इन 5 की 5 पर्चियां बना लो और उसको रोज घोल के पीते रहो, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, देन डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल है 76 और ये 73, यहां से हमें पता लगता है ये दोनों सही है बिकॉज 73 डील्स विद व्हाट, 73 पेयर 2 इज आर्टिकल 70, पेयर 4 इज आर्टिकल 77, पेयर 2 is article 70, this is article 70, पेयर 4 is 77, तो ये दो पेयर अलग हैं। 59 is what, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, तो ये 4 पर्चियां याद कर लो और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन 15-20 करके जाना जरूर। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट शुरू होता है 52 से, एग्जीक्यूटिव पावर उसके नाम से होंगी, इलेक्शन होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 77। 76 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 76 डील्स विद व्हाट, अटॉर्नी जनरल, आई थिंक अटॉर्नी जनरल, ओके। 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो गया इस तरीके से, ओके। देन वाह, सभाओं की सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा आर्टिकल 243A, देखो ग्राम सभा 243A ठीक लग रही है बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ग्राम सभा चलती है 243 से 243 O तक, और 243P से स्टार्ट होती है म्यूनिसिपैलिटी, और 243Q अगला होता है, तो ऐसा सोच मान सकते हैं कि होता होगा ये, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन इन पंचायत, ये तो याद होना चाहिए, ये डी में होता है, और कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ZD, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये मैं मान रहा हूं कि सही है। 3 आंसर होना चाहिए इसका, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट। रिजर्वेशन इन ZD, तो दिस इज रिजर्वेशन इज Z 243B, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये Q O के जस्ट बाद में P के बाद क्यों आता है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता होगा, इसलिए मैंने इसको मान लिया कि ऐसा है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इतना पढ़ने के बाद भी कि एक दो बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, तो वहां आप छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ZD। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी जी की, कि जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने
ट्रिब्यूनल्स का जो चैप्टर है वो ऐड कर दिया है, और उस ट्रिब्यूनल के अंदर एक आर्टिकल है 323 कैपिटल ए विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इलेक्शंस आर वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। देन 239 ध्यान रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल नहीं है और उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको 144 ए, 144 ए इज व्हाट, रिपील्ड। ऐसे ही 329 ए इज रिपील्ड। तो यहां पे क्या होगा, दो आंसर, टू इज करेक्ट, ए 1 और 2। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आज, ऑलमोस्ट सभी एरिया से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, लैंग्वेज, लास्ट वाला चैप्टर है उसको लेके स्पेशल प्रोविजन, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। अब इसी का आगे रिपीट होगा, तो वो आप तब करेंगे जब ये पूरी क्लास करने के बाद फिर से एक रिवीजन करें पूरी आर्टिकल्स का, और फिर एक बार 1 घंटे में इसको पूरा कर लें। तो आप मान के चलें कि लगभग आप ऑलमोस्ट आर्टिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।